नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं। अब तीसरे चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसमें खास और नए चेहरे हैं लालू के दोनों लाल। इसके अलावा लालू और नीतीश कुमार के गढ़ में तीसरे चरण में वोटिंग होनी है, लिहाजा उसकी इज्जत भी दांव पर है। इधर बीजेपी भी 2010 के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए उसके लिए भी तीसरा चरण काफी अहम साबित होने वाला है। बिहार के तीसरे चरण में 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 808 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तीसरे चरण में खास बात यह है कि इसमें लालू के दोनों लाल की किस्मत भी दांव पर लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण। दांव पर है लालू के दोनों लाल। 50 सीटों पर होने हैं मतदान। चुनाव मैदान में 808 उम्मीदवार। त्योहारों के चलते बिहार चुनाव में आए ब्रेक के बाद सूबे में तीसरे चरण के लिए महागठबंधन और बीजेपी के बीच एक बार फिर चुनावी महायुद्ध शुरू हो गया है। तीसरे चरण में 50 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इस चुनाव में देश भर की नजरें होंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है क्योंकि इस चरण में लालू के दोनों लाल की किस्मत दांव पर लगी है, लिहाजा महुआ और राघोपुर में जबरदस्त घमासान होने के आसार हैं, क्योंकि दोनों जगहों पर लालू के दोनों बेटे चुनाव मैदान में हैं। तीसरे चरण के लिए जिन 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं वो हैं पटना, वैशाली, सारण, नालंदा, बक्सर और भोजपुर। यानी साफ है कि तीसरे चरण में लालू प्रसाद यादव के बेटों के साथ साथ लालू की भी किस्मत दांव पर है, क्योंकि इस जिले सारण में लालू का दबदबा तो है ही, साथ में लालू प्रसाद यादव का गढ़ भी माना जाता है सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जिले नालंदा की बात करें तो ये सीएम नीतीश कुमार का घर माना जाता है, यानी अगर यहाँ से जेडीयू को सीटें नहीं मिलती तो नीतीश के सालों की मेहनत पानी फिर जाएगा, लिहाजा नालंदा सीट से जेडीयू को हर हाल में जीतना होगा। कुल मिलाकर तीसरा चरण आरजेडी सुप्रीमो और सीएम नीतीश कुमार दोनों के लिए काफी अहम साबित होने वाला है। ये दोनों नेता बिहार के कद्दावर नेता माने जाते हैं। दोनों की खास तौर पर बिहार में एक अलग छाप है। अब तीसरे चरण में जनता पर ये दोनों नेता कितनी छाप छोड़ पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। चैनल 1 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी, तो बिहार में चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव 28 तारीख को होने हैं और कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। खास करके लालू यादव के दोनों बेटों की किस्मत दांव पर लगेगी, चूंकि महुआ और राघोपुर से दोनों उनके लाल चुनाव लड़ रहे हैं। राघोपुर वही सीट है जहां से राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी हैं और पिछली बार उन्हें शिकस्त का भी सामना करना पड़ा था। तो काफी अहम माना जा रहा है। 50 सीटों पर चुनाव है। चूंकि सारण में भी 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं और नालंदा जो नीतीश कुमार का इलाका है वहां भी 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। सारण लालू यादव का और नालंदा नीतीश कुमार का, इसलिए काफी अहमियत रखता है तीसरे चरण का चुनाव। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों से आपको रूबरू करवा दें। सबसे पहले हम तारुफ करवाते हैं राजेश यादव का। राजेश यादव कांग्रेस की लीडर है। राजेश यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद प्रोफेसर ललन प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव निगम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इनका सपोर्ट नीतीश कुमार को है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजीव निगम। और मुकेश वाजपेयी जो बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सीधे रुख करते हैं सबसे पहले
ललन प्रसाद के पास जाते हैं, चूंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई हैं, बल्कि अगर यह कहा जाए कि उसे छोड़ दिया गया है तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं ललन प्रसाद से, उसके बाद अपनी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर ललन प्रसाद, तीसरे चरण का चुनाव होना है, 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण के बाद 2 चरण और बाकी हैं। बहुत सारे मुद्दे उठे, शाम दाम दंड भेद तमाम तरीके अपनाए गए चुनाव जीतने की प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए। और एक अहम मसला जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, जिस पे कोई राजनीतिक पार्टी चर्चा नहीं कर रही है, हम चाह रहे हैं कि शुरुआत वहीं से करें तो बेहतर होगा। महिलाओं का मामला, महिलाओं को पार्लियामेंट में 33% आरक्षण देने की वकालत तमाम राजनीतिक पार्टियां करती रही। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसकी मुखालफत भी की, लेकिन बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा इसके हक में बात की, इसकी वकालत की है। लेकिन क्या वजह है कि जब चुनाव आते हैं, उम्मीदवारों की घोषणा की जाती है तो महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। 808 उम्मीदवार तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 71 महिलाओं को टिकट दिया गया है। यह विरोधाभासी नहीं तो और क्या चीज है? इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि जितनी मेजर पार्टियां हैं इस देश की, लगभग सब ये मानती हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए उनके आबादी के प्रोपोर्शन में। अगर नहीं तो कम से कम 30-31% तक तो काफी पार्टियां तैयार हो चुकी हैं जी। लेकिन इसके बावजूद बिहार में जो इलेक्शन इस समय हो रहा है, एक बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति में कहूँगा इसको, कि महिलाओं को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया, और वो भी ऐसी स्थिति में कि जब बिहार की महिलाएं बहुत आगे बढ़कर चुनाव में भाग ले रही हैं जी, बिल्कुल। और उनका प्रतिशत वोट देने का बहुत जबरदस्त इस चुनाव पहले चरण में देखा महिला ज्यादा थी, और पिछले जितने चुनाव हुए हैं सबसे ज्यादा महिला वोटर्स इस बार अपने वोट का इस्तेमाल कर रही हैं। तो महिलाओं में इतनी जागरूकता बिहार में आ गई है, और राजनीतिक स्तर पर भी वो सोचने लगी हैं अपने अधिकारों के बारे में, और जो सरकार से उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। और जैसी उनकी स्थिति खराब रही है इतने दिनों तक, और अब धीरे धीरे वो शिक्षा में भी आ रही है वहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी भी एक जिम्मेदारी बनती थी कि महिलाओं को भी आगे लाएं और पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाओं को उम्मीदवार बनाएं, ताकि उनका भविष्य भी सुधरे। लेकिन किसी पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और ताज्जुब सिर्फ इसलिए भी और भी होता है कि जो प्रबुद्ध पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, जेडीयू है, लालू की पार्टी से शायद हम अभी उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी को ही चुनाव लड़ा के जिता दिया था एक टाइम जब खुद वो जेल में थे, लेकिन बाकी और स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए उनके पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो हमारी जितनी पार्टियां बिहार में हैं, लगभग सबकी स्थिति एक सी है कि महिलाओं को बिल्कुल मार्जिन पर रखा गया। हालांकि उनसे वो वोट की उम्मीद कर रहे हैं, और वोट देने आ भी रही हैं, और बहुत बड़ी तादाद में वोट देने आ रही हैं जी। इस पर फोकस नहीं किया गया। राजेश यादव, क्या कहेंगे, महिलाओं को क्यों दरकिनार किया जाता? आपकी पार्टी ने वकालत की थी 33% आरक्षण की, तो जब मौका मिलता है तो क्यों फिर पीछे हट जाते हैं, कदम क्यों पीछे हटा लेते हैं? ना, हमने तो सदैव महिलाओं को आगे लाए हैं। आप देख लीजिए, बहुत जब इतिहास उठा के सबसे पहले जो हमने गवर्नर देश की बहुत महिलाएं बनाई, और लोकसभा में अध्यक्ष महिलाएं बनाई जी, सरोजिनी नायडू जी, मीरा कुमार। और महिलाओं को हम मैं उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ ना, उम्मीदवार वहीं जा रहा हूँ मैं, और वहाँ हमने उम्मीदवार भी महिला बनाई है। लेकिन हमारे हिस्से में ये आप भी जानते हैं कि कम सीटें आई थी, 41 सीट थी, 41 के हिसाब से, और इनकी तुलना करा जाए तो हमने महिलाओं को ज़्यादा प्रमुखता दी है। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने पिछली बार जो है महिलाओं के लिए वहाँ जो जिला पंचायत के चुनाव में और जो नगर निगम में इनको 50% उन्होंने आरक्षण दे दिया है पहले से ही जी, जब बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे जब, तो दिया है उसमें। तो नीतीश कुमार के साथ हमारा तालमेल है इस समय, और ये बात ठीक है कि और पार्टियों को भी हमारी तरह ध्यान देना चाहिए था। आपको लगता नहीं कि ये गलत हुआ है, महिलाओं को उनके हक के मुताबिक उम्मीदवार नहीं बनाया गया? ना, बिल्कुल, और इस पर विचार विमर्श की जरूरत है, क्योंकि जब महिलाएं कुछ आगे आएंगी तो आने वाली जो उनके बच्चे हैं, पीढ़ियां हैं, वो ज़्यादा एजुकेशन पे और ज़्यादा हर चीज़ पर डेवलप करेंगे, तो हमारे देश के लिए भी अच्छा है। महिलाओं को आएंगी
तो और हम सब लोगों के लिए अच्छा। चलिए मुकेश वाजपेयी, आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण कर रहे थे कल, तो उन्होंने कहा था कि वैसे लोग जो 33% आरक्षण की मुखालफत करते हैं उसके साथ कांग्रेस मिल गई, लेकिन आपने कितने उम्मीदवार उतार दिए महिलाओं को? नहीं, देखिए ये बहुत एक ज्वलंत विषय आपने उठाया, महिलाओं का जो उठाया जी। और इसमें राजनीति ना करते हुए मैं स्पष्ट आपको बताऊं कि जब तक कानून में ये बात नहीं आएगी, जब तक चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे हमारी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक फाउंडेशन जब तक नहीं आएगा, जब तक इस तरह के हालात देश में पैदा होते रहेंगे। अभी शुरुआत हो गई है, जैसे यादव जी ने भी बताया कि निगम के चुनाव में 50% महिलाएं, या गुजरात में आप देखें, राजस्थान में देखें, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि किसी भी तरह अगर असेंबली हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, जो महिलाओं का प्रतिशत है उसको जब तक आरक्षित नहीं किया जाएगा, उसको एक फाउंडेशन नहीं की जाएगी, जब तक ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। उसके लिए करने के लिए तो मतलब मानसिकता बदलने के लिए कानून की आवश्यकता होनी चाहिए। मानसिकता की बात नहीं है यहाँ पे। बात यह है कि उनका राइट उन तक पहुंचे, महिलाओं तक उनका राइट पहुंचे। इसके लिए हर कोई पार्टी बोलती है कि हम महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ करा, हमारी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कई महिला मंत्री हैं, हर कोई। लेकिन जो उनको राइट जो उनका है, जो उनको मिलना चाहिए, जो कानून के द्वारा मिलेगा, जो कंपलसरी बनेगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा बनस्पत इसके कि किसी का दिल करा तो उसने किसी महिला को बना दिया। इसकी बजाय अगर ये कानून में प्रावधान हो जाए कि इतने प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी हर इलेक्शन में होनी ही चाहिए। मुकेश वाजपेयी, बड़ा सवाल ये है, नहीं मैं जोड़ता चलूं साथ में, आप जवाब देते रहेंगे, कि आपको या कांग्रेस पार्टी को या दूसरी पार्टियों को रोका किसने था महिलाओं को उम्मीदवार बनाने से? मैं बता रहा हूं ना कि कोई ऐसा कानून है जो रोक रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो बाउंड कर रहा हो कि नहीं इतने प्रतिशत महिलाओं। ये तो विडंबना है ना। बिल्कुल, ये तो विडंबना है। हाँ, ये विडंबना है, यही तो विडंबना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे को इस एक कानून की जरूरत है। महिला आरक्षण पिछले टाइम भी, कांग्रेस के टाइम में भी लोकसभा राज्यसभा में आया था, लेकिन पास नहीं हो पाया। लेकिन हमारे गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि हम इसको कानूनन रूप देंगे और हमारे अगले सेशन में या बजट सेशन में हम इसको लेकर आएंगे। इसमें दो दिक्कत है। एक तो दिक्कत हमारी राज्यसभा में आती है, दूसरी दिक्कत जो है ये कोई मुद्दा एक दल का नहीं है, ये इसमें सारे दल ऑलमोस्ट सहमत है, कांग्रेस भी सहमत है। लेकिन जब पास कराने की नौबत आती है उस समय समाजवादी पार्टी हो गई या अभी किसी ने नहीं रोका था मुकेश वाजपेयी उम्मीदवार बनाने के लिए, ना समाजवादी पार्टी ने आपको रोका था, ना दूसरी पार्टियों ने रोका था, ना कांग्रेस को किसी ने रोका, ना दूसरी पार्टियों को किसी दूसरी पार्टी ने रोका, ना आपने किसी दूसरी पार्टी को रोका। ये तो बस पेचीदगियों को और पेचीदा बनाने का एक तरीका है। जो इस तरह मैं सहमत हूं, किसी ने नहीं रोका था, लेकिन अब आप परिस्थितियां भी देखनी पड़ती हैं, जिताऊ कैंडिडेट भी देखना पड़ता है, दूसरा कैंडिडेट कौन है ये भी सब चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद एक कैंडिडेट चूज करा जाता है जो वहां से इलेक्शन को पार्टी को जिता सके, जो वहां से सीट निकाल सके। अभी की परिस्थिति ये थी जिसको महिलाएं सीट नहीं निकाल पाएंगी। ये सारी चीजें देखने के बाद वहां पे कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता था और किया जाता है। लेकिन जब कानून बन जाएगा तो उसके बाद एक महिला जिता देंगी। नहीं, क्योंकि महिलाओं की कंस्टिट्यूंसी होगी तो महिला जीत के आएगी वहां से, चाहे वो मेरी पार्टी की हो, चाहे यादव जी की पार्टी की हो, चाहे संजीव जी की पार्टी की हो। चलिए संजीव निगम से भी प्रतिक्रिया ले ही लें, क्योंकि संजीव निगम आप पर भी ये इल्जाम लगा है, हालांकि थोड़ा सा हट जाए, दिल्ली की तरफ आ जाए, चूंकि दिल्ली की तरफ आना भी जरूरी है, आपकी सरकार है यहाँ, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? नहीं देखिए, अगर अभी मैं आता दिल्ली की तरफ तो आप कहते थे बिहार में फोकस नहीं, बिहार ही में रहेंगे, क्योंकि आपने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया है, तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं तार जुड़ ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है ट्वीट करके अरविंद जी ने सुबह यही बात कही है कि नीतीश जी को बिहार के लोग जो है उनको एक बार जिता करके पुनः जो है उनको मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंपे, तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने पीछे ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि लोग आज भी सराह रहे हैं। ये नहीं, वो मैं समझ गया जो आपका सवाल है महिलाओं के प्रति है, लेकिन मैं इसमें वाजपेयी जी की बात से मैं सहमत हूं कि अगर एक कानून बन जाता है तो एक बाउंडेशन हो जाती है, करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए, लेकिन उसको कई बार वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, उनका हक मारा जाता है। अगर एक कोई ऐसा कोई संविधान के तहत एक कानून बन जाता है, जैसे कि तमाम अभी SC ST या OBC इस तरीके कानून बने हुए हैं, तो उनमें उतना प्रतिनिधित्व होता है। उसी प्रकार से अगर बन जाएगा तो एक सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ भाई नहीं, इतने % जो है ये महिलाओं को मिलना है। और वैसे अभी भी आती है, लेकिन उतना एक सफिशिएंट जिसको बोला था, नहीं आ पाती है। बिल्कुल, ललन प्रसाद के पास तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। तो ये अगर वहां तो मुझे आना है तो अच्छा रहता है। बाकी लोग अपने हिसाब से करते रहते हैं, अपनी जैसा जहाँ की सीटों की परिस्थितियां होती हैं, जिस तरीके का माहौल होता है, वो लोग अपने अपने विवेक से। इसलिए शायद आपने मंत्री नहीं बनाया किसी महिला को।
नहीं, अभी देखिए, अब दिल्ली की बात आप करेंगे तो हम दिल्ली में पूरी बहस है, हम आपको मोड़ देंगे, फिर आप ही कहेंगे बहुत ज्यादा दिल्ली में आना भी नहीं, हमें बिहारी की तरफ रहे तो ज्यादा बिहार से। ललन प्रसाद, आपने देखा तीनों पार्टियों के नेताओं का वक्तव्य एक जैसा हो गया जब महिलाओं के अधिकार की बात आई, तो क्या कहेंगे आप? एकदम एक जैसा वक्तव्य। मैं समझता हूँ कि संविधान की जो भावना है, जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ हो रहा है जी। संविधान में राइट टू इक्वलिटी है जी, और जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं है उसके। बिल्कुल। अगर ये बात है तो ये पार्टियों की अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि महिलाओं को इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं तो कम से कम इतना प्रोपोर्शन दें कि उनका भी एक प्रतिनिधित्व असेंबलीज में और पार्लियामेंट में हो कि अपनी आवाज़ उठा सके। आज स्थिति है कि कोई भी बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी महिलाओं को टिकट देती ही नहीं, तो आगे कहाँ से आएंगी? और जब आप संविधान की कसम खाते हैं और आप कहते हैं कि हम सबको एक निगाह से देखते हैं और सबके राइट प्रिजर्व करते हैं, तो कहाँ उनके राइट प्रिजर्व किए जा रहे हैं? अभी आज देखा मैंने टेलीविजन में एक चैनल पर कुछ न्यूज़ देखे, बिहार में जो अभी साइकिल बांटे थे इन्होंने, नीतीश कुमार ने, तो उसका वो दिखा रहे थे कि कई गांव ऐसे हैं कि जहां से लड़कियां जब साइकिल से जाती हैं स्कूल, तो बीच में रास्ते में उनको पकड़ लेते हैं, रेप करते हैं, क्या क्या ऐसे बहुत सारे केसेस बिहार में हुए हैं। तो आप साइकिल तो बांटते हैं, उनको सुरक्षा देते नहीं। अगर आप महिलाओं को आप ऊंचे पदों पर ले आए और खास तौर से असेंबलीज में और इस सब जगह ले आए, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि फिर वो उनकी बात सुनी जाएगी और ऐसी घटनाएं जो होंगी उनको बड़ी आसानी से रोका भी जा सकेगा। और नहीं तो आज जो स्थिति है उनकी कोई आवाज़ सुनी नहीं जाती और लोग बहाने बना देते हैं, कुछ और बना देते हैं और उसको दबा दिया जाता है। तो जब बिहार जैसे प्रांत में महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में वोट देने के लिए निकल रही हैं, तो मैं समझता हूं कि पार्टियों की भी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ ये कह के आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते कि कानून नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर कानून नहीं है तो इस देश में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर कानून नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये समाज के अंदर है कि पुरुषों को 100 में से 80 सीट दे दिया जाए। तो समाज के अंदर जो बराबरी की भावना हो कब कैसे आएगी? खाली कानून तो ये काम नहीं कर सकता। ये नैतिक जिम्मेदारी भी तो हमारे नेताओं की है, पार्टियों की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए, हमारे जी मुकेश वाजपेयी का अंदर का लोकतंत्र है, आपने देखा होगा सबसे पहले भारत में अगर कोई पार्टी थी जिसने आंतरिक लोकतंत्र के अंदर अपनी पार्टी के अंदर 33% महिलाओं को जगह दी, वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी थी। हम चाहते हैं कि महिलाओं को उनका हक मिले और उनको हक कानूनन मिले। हम ये भी चाहते हैं कि कानून का रास्ता सारे दलों से सर्वसम्मत। मुकेश वाजपेयी रोकना चाहेंगे, प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, क्या प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए भाषण में कि अगर हमने महिलाओं को कम उतारा है तो हमने गलती की है? हमारे मैनिफेस्टो में है, हमने ये महिला आरक्षण का बिल का मैनिफेस्टो में डाला हुआ है और आप देखेंगे कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में ये पार्लियामेंट में आएगा। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि सर्वसम्मति बने, इसमें सब बनने के बाद ये पास हो। कहीं ये ना हो कि पहले भी जैसे होता रहा कि बिल आया बिल अटका। सर्वसम्मति तो अभी देखने को मिला, तीनों पार्टियों के नेताओं का एक जैसा बयान। नहीं, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में अगर कांग्रेस भी हमारा साथ दे इस कानून में, जो कि कांग्रेस ही लेकर आई थी इस कानून को पिछली बारी, अगर वो लोग साथ देते हैं और भी चलिए पार्लियामेंट सेशन आएगा तो उसमें बात तो होगी जब। जी बिल्कुल, लेकिन फिलहाल क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि जो बाकी के 2 चरणों के चुनाव हैं, कम से कम उस पे कोई भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आपकी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है लेकिन सपोर्ट जरूर कर रही है, इस बात को जोर शोर से उठाया जाए कि अब महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। जब तक महिलाओं को हक नहीं मिलेगा तब तक महिला सुरक्षित नहीं रह सकती। देखिए, सिर्फ भाषणबाजी करना या पार्टी अमली तौर पे अमल में तो कुछ नहीं दिखाई दिया। जो बहस का शुरुआत की है, अमल में तो कुछ नहीं दिखा। उसका अगर सारांश लें या उसका जो हम एक निचोड़ निकालें, वो निचोड़ इसी तरह निकलता है। आपने बताया कि सारी पार्टी के वक्तव्य एक सा आया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर पार्टी के अंदर ये बात की कमी है, चाहे वो मेरी पार्टी हो चाहे किसी और की पार्टी। बिल्कुल, लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। सोल्यूशन एकमात्र यही है कि जब तक कानून के अंतर्गत इसको नहीं लाया जाएगा, जब तक इस तरह का सोच नहीं बदलेगी, नहीं, जब तक ये बाउंडेशन नहीं होगी पार्टी के अंदर, जब तक ये हालात इसी तरह से रहेंगे। जी बिल्कुल। राजेश यादव, संक्षेप में, हालांकि फिर बिहार ही चलना है हमें, क्योंकि चुनाव होने हैं तो उस पर भी बात करनी जरूरी है। हालांकि चुनाव से रिलेटेड बड़ा अहम मुद्दा है, शायद कम छुआ गया है इस मुद्दे को, कम इस पे चर्चा हुई है। तमाम तरह के मुद्दों को छूने की कोशिश की गई है, अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी पर चर्चा हो चुकी है और विकास का मुद्दा तो पता नहीं कहां पीछे छूट के रह गया, लेकिन इस मुद्दे को किसी ने नहीं छुआ। क्या अगर
अब जो सेशन आने वाला है, कमिंग सेशन, उसमें कांग्रेस साथ खड़ी होगी बीजेपी के 33% ही सही? ना, ऐसा है, देखो आप वैसे इतिहास उठा के देखो तो हमारी पार्टी के एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार अध्यक्ष रहे महिलाएं, ठीक है। दिल्ली की बात आएगी, दिल्ली में 50% जो आरक्षण देने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने करा महिलाओं को नगर निगम में जब सरकार थी, तो हम महिलाओं के लिए नहीं, वहाँ अगर प्रतिशत उठा के देखो तो हमारी 41 सीटों में उनकी में तो हम फिर सबसे नंबर 1 पर ही होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है कि महिलाओं को वहाँ एक सीमा तय कर दी जाए कि भाई जैसे नगर निगम में, ऐसे विधायक में भी कि 50% होगा, 25% होगा, नहीं, तो ठीक है, उसमें ठीक ज्यादा आ है, जाएंगे, राजेश सब यादव वो पार्टियां ठीक है, ज्यादा ध्यान देंगी। राजेश यादव वो ठीक है, लेकिन अगर इस बिल के बारे में अगर चर्चा बिल का- होती है, लाया जाता है बिल, अगर तो कांग्रेस साथ बिल- खड़ी होगी ना? ना, बिल्कुल कांग्रेस खड़ी होगी। और कांग्रेस ये चाहती है कि जितनी भी सारी पार्टियां हैं, कुछ पार्टी का जब हम जिस समय थे तो उनका ये ऑब्जेक्शन था कि इसमें आरक्षण दिया जाए, और वो इस वजह से सेशन में 2-3 बार इसी तरह से वो आगे बातें बढ़ गई। वो पार्टियां ये चाहती हैं, कुछ पार्टी हैं समाजवादी और कुछ, कि इसमें क्या है, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो ही रहेंगी और वो विशेष कास्ट की रहेंगी, फलाना ढमाका, इस तरह की बातें आई। चलिए, तो उस पर भी बैठ के चर्चा किया जा अगर इस सकता पे है। बैठ के सारी जी पार्टियों बिल्कुल, से अगर बैठ के चीजें ऐसी सीरियसली हैं चर्चा कि करें तो हाँ, कुछ ना सब कुछ रिजल्ट बिल्कुल, जरूर उसका आएगा। रिजल्ट निकलेगा, जरूर जी बैठेंगे बिल्कुल, सब और मिलकर। निकलना भी चाहिए हाँ। और निकालने की कोशिश भी करनी जी। चाहिए, वरना वो भी वक्त आएगा जब महिलाओं को ये बात समझ में आएगी। समझ में आज भी आ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, बहुत समझती है महिलाएं, जी। तो फिर दिक्कतें होंगी राजनीतिक पार्टियों को। जी। संजीव निगम, चलिए थोड़ा सा फिर वापस चलते हैं बिहार चुनाव में और दूसरे मुद्दों को भी छूने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या नजर आता है केजरीवाल को नीतीश कुमार में, जो बार बार खड़े होकर के सपोर्ट करना पड़ रहा है, उन्हें समर्थन देने की वकालत करनी पड़ रही है, ऐलान करना पड़ रहा है? देखिए, आप अभी महिलाओं की बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला ही है ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी अपील की है इसी तरीके से केजरीवाल जी ने की है। तो सवाल यह है कि जो चीज अच्छी दिखाई पड़ रही है, हमें दिखाई पड़ रही है, आपको भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप किस लहजे से देख रहे हैं, दूसरी पार्टी किस लहजे से देख रही है, सबका अपना अपना नजरिया देखने का है। जो कि हमें दिखाई पड़ रही है तो हम अपील करेंगे ही ना। सवाल ये है कि विकास पिछले 10 सालों में जो भी कुछ हुआ है, तमाम हमसे मत पूछिए, आप वहां की जनता से पूछिए। आप लोग तो ज्यादा, आपके रिपोर्टर जाते होंगे, न्यूज आपके पास आती होगी कि कितने फ्लाईओवर बने, कितनी सड़कें बनी, कितना विकास हुआ। अब अगर दूसरी धारा उसमें आ जाएगी तो वो जो विकास की जो है गंगा बही है, उसको जाकर के फिर कोई अपनी तरीके से मोड़ेंगे। तो अभी एक बारी मौका इनको मिलना चाहिए, क्योंकि जनता ने देख लिया है इधर 15 महीने 16 महीने में जितना जो भी कुछ दिल्ली में किया है, तो अब भरोसा इस बार तो अब नहीं होगा, मैं समझ पा रहा हूँ। इसीलिए अपील भी की है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बिहार वासियों से कि आप एक बारी और उनको मौका दें। और अब देखिएगा, अब तो कल चुनाव है, तीसरे फेज का हो जाएगा। संजीव जी, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने महागठबंधन के लिए अपील करी है या सिर्फ नीतीश कुमार जी के लिए अपील करी है? लालू प्रसाद जी के लिए भी अपील करी है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है वाजपेयी जी। देखिए, संक्षेप में मुख्यमंत्री वहां का नीतीश कुमार। नहीं, अकेले तो नहीं बन पाएंगे ना, वो 100 सीटें जीत के तो नहीं बन पाएंगे। उसमें आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उसमें जो आप लालू प्रसाद की बात कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद डायरेक्ट वहां पर कॉन्टेस्ट करने नहीं जा रहे हैं। उनकी पार्टी तो है, जिसके अध्यक्ष है वो, बिल्कुल पार्टी को चला रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, जाहिर सी बात है, जब नीतीश कुमार का समर्थन है तो महागठबंधन का ही समर्थन, मतलब लालू प्रसाद जी का भी समर्थन कर रहे हैं आप? लालू प्रसाद क्या कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आप? लालू प्रसाद जी की पार्टी लड़ रही है, नीतीश कुमार तभी बनेंगे ना जब लालू यादव की पार्टी जीतेगी। लालू प्रसाद को दी गई है। वाजपेयी जी, जी बिल्कुल। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे, आप लोगों को रोकना चाहेंगे, चूंकि वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद जब वापस बात आ रही जी, संक्षेप में वाजपेयी जी ने कहा कि आप फिर पीछे ले जाऊंगा, जो शख्स संक्षेप में नहीं है। आपके भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी ने कैमरे में लगे हाथों पकड़े हुए थे, बहुत पीछे जाने उनको आपने बाईपास कर दिया। पार्टी के आप लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको छूने की कोशिश करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के संदर्भ को लेकर के। बड़ा सवाल यहां पर मेरे जहन में आया, जिसे हमने कुरेदने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि महिलाओं की बातें तो होती हैं, लेकिन महिलाओं को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया जाता। और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमोबेश वही तरीका अपनाया जो महिलाओं को सूट नहीं करता। अगर उम्मीदवार बनाया जाता तो महिलाएं चुनाव लड़ती और निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या बढ़ती, महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करती, अपने हुकूक की बात करती, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दिया जमीन पर। इसलिए हमने थोड़ा सा उधर मोड़ने की कोशिश की। बहरहाल हम बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और भी दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमान की तरफ फिर रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पे लगी है, खास करके लालू यादव के दोनों बेटों की। तो जाहिर सी बात है, अगर राजेश यादव से यह सवाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। महागठबंधन के वो नेता हैं राजेश यादव, लालू यादव के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, लालू जी के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे जी। और उन्होंने जो है, लालू जी ने ऐसा नहीं है कि उसके बिहार के अंदर काम नहीं करा है। लालू जी ने काम करा है और हर आदमी काम करता है। और दूसरा आदमी जब वायदा करता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने करा यहाँ कि हम ज्यादा विकास देंगे, तो आदमी हर दूसरे को मौका देता है। तो ऐसा नहीं है कि लालू जी ने एक पहचान बनाई, बिहार की पहचान बनाई, कुछ लोग दबे कुछ लेते उनकी पहचान बनाई, वो काम करा है उन्होंने, ऐसा नहीं है। और दोनों जीतेंगे। बात यहाँ पर उठती है, नालंदा में भी चुनाव है, सारण में भी चुनाव है। देखो, बिल्कुल नालंदा में भी चुनाव है, सारंग में भी चुनाव है, दोनों जगह बता दिया आपको जीत के आएंगे। बात ये उठती है कि आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी साहब वहां इतनी सभाएं कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, रोज सभाएं, 3-3 4-4 सभाएं होती हैं उनकी। मैं ये जानना चाहता हूं कि देश की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को ये देश की सरकार चलाने के लिए चुना था, प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश की सरकार चलाने के लिए चुना था, या भारतीय जनता पार्टी का काम देखने के लिए? अब देखिए, बड़े दुख के साथ बताना, लेकिन अगर वो चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? वो पार्टी के नेता भी तो हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत नेता हैं। जब देश का एक प्रधानमंत्री देश का काम छोड़ के और पार्टी का संगठन देख रहा है, तो वो संगठन का काम देख ले या देश का देख ले। हजारों की तादाद में नरेंद्र मोदी के यहाँ, हजारों की में, ऐसे नहीं में, हजारों की तादाद में नरेंद्र मोदी जी के यहाँ फाइलें पड़ी हैं, जिनमें फाइलों ऐसे के ऐसे ही पड़ी हैं, जिनमें वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आधा समय उनकी देख लीजिए, डेली का रूटीन देखिए उठा के, अभी 1.5 साल का आधी उनकी जो आधा समय जो है विदेश की यात्राओं में गया है। वहां से जो बचता है समय, जो प्रदेशों में अलग अलग चुनाव हुए हैं, आधा समय वहां गया है। अब रात को आ जाते हैं, सुबह फिर भाग जाते हैं। आपको आपत्ति किस बात की है कि क्या वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुसार काम कर रहे हैं, या वो चुनावी सभाओं को संबोधित करके भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं? दिक्कत ये हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि प्रधानमंत्री को देश की सरकार चलाने के लिए चुना था। जिस चीज के लिए प्रधानमंत्री को चुना था, प्रधानमंत्री उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरे कामों पर ध्यान दे रहे हैं। और देखिए, इसकी पुष्टि आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिनकी मिनिस्टर रहे वाजपेयी सरकार में, तो पूरी मीडिया उनकी चर्चा करती है, अरुण शौरी साहब की, ठीक है। उन्होंने आज जो 1.5 साल का आकलन करा है सरकार का, और उन्होंने आकलन के बाद जो प्रतिक्रिया दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि देश के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनमें से ये सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं और ये सुर्खियों के लिए काम करते हैं, सरकार चलाने के लिए काम नहीं करते हैं। मनमोहन सिंह का भी उन्होंने जिक्र करा, मनमोहन सिंह से भी कमजोर या बराबर ना, उनसे कमजोर हैं, और मनमोहन सिंह का जिक्र भी करा। उन्होंने तो ये कहा कि मनमोहन सिंह को लोग याद करने लगे, मतलब क्या हुआ? याद है ना, उनकी सरकार को याद करते हैं जी, उनके वो पुराने दिन याद करते हैं। मोदी सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसको देख करके लोग मनमोहन सिंह को याद करने लगे, मतलब क्या हुआ? मनमोहन सिंह का ये हुआ कि उनके जो कार्य क्षमता थी, काम करते थे, उस कार्य क्षमता को देख के लोग याद करने लगे हैं कि इससे बढ़िया तो वो सरकार थी
कम से कम जो करा है देश के लिए, इनके यहाँ तो कई हजार फाइलें मिनिस्टरों के यहाँ पड़ी हैं, मेरे कई सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री में, वो बताते हैं कामकाज ऐसे ठप पड़ा है। तो जब आपको सरकार चलाने का काम करा है, किया है सरकार ने, लोग चलिए ठीक है, मुकेश वाजपेयी जी, बिल्कुल बिल्कुल, राजेश यादव मुकेश वाजपेयी से जवाब ले ले। वाकई मुकेश वाजपेयी, अरुण शौरी ने जो सवाल उठाए हैं, पहले मैं जवाब यादव जी का दे दूं, फिर इस पे भी जवाब दे दूं। अरुण शौरी को मिला दिया। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, मुझे मालूम था कि आप पूछेंगे, मैं जरूर जवाब जी। दो चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव, कांग्रेस को अपने राहुल जी ने अब तक पहला बात तो ये जवाब दे दे यादव जी, क्या मनमोहन सिंह जी चुनाव की रैली में नहीं जाते थे? वो भी प्रधानमंत्री होते हुए जाते थे। देखिए मैं बोल लूं, मैं बिल्कुल शांत बैठा रहा यादव जी प्लीज। आप पहले अपने शब्दों को सुनिए। आपने कहा यादव जी जवाब दे दें, तो या तो जब आपको मौका आएगा आप दीजिए ना, मेरे को आपने मौका दिया, मैं दे रहा हूँ। आपने बोला कि तो मैं आप जब आपके पास जब आएगा तो आप जरूर दीजिए, मैं सुनूंगा। आपने मेरा नाम मेंशन करा के यादव जी मैं बड़े आदर से सुनूंगा, जब आप जवाब देंगे बड़े आदर से सुनूंगा, लेकिन पहले सवाल तो सुन लीजिए। बोलिए। चाहे देखिए प्रधानमंत्री हैं, आपने कल देखा होगा 3 रैलियां करी दिन में, शाम को पाकिस्तान से जो बच्ची आई जिसको हमारी कल 2 रैलियां करी थी, 2 रैलियां करी, आज 3। हाँ 2 रैलियां करी। उसके बाद शाम को 6:30 बजे वो जो बच्ची आई और उनके साथ जो जो डेलीगेशन है उनसे, हाँ ईदी फाउंडेशन, उनसे मुलाकात करी। और ये वाहिद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो 9 दिन व्रत रखते हैं, 9 दिन के 9 दिन बिना अन्न जल धारण करे काम करते हैं, पूरे 24 घंटे में से 20 घंटे कम से कम काम करते हैं और अपने मंत्रियों से काम करवाते हैं, ब्यूरोक्रेसी से काम करवाते हैं। एक चलन था कि 11 बजे ऑफिस आओ, 4 बजे चले जाओ। शौरी ने जो सवाल उठाया वो आप ही के पार्टी के हैं। मैं आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं ना, जरा यादव जी को थोड़ा सा मौका दे दूं। चलिए ठीक है, नहीं वही सवाल, इनको भी थोड़ा मौका दूं मैं जरा। बोलिए। राहुल जी की सिर्फ 3 रैलियां हुई हैं वहां पे। राहुल जी को मालूम है, राहुल जी की कल की रैली में एक बड़ा बहुत एक स्पष्ट संदेश गया। राहुल जी ने जब अपनी रैली खत्म करी तो वो उठे, उन्होंने कहा कि आप लोगों सबसे मेरी अपील है कि आप कांग्रेस के उम्मीदवारों और जनता दल उम्मीदवारों को जिताएं। लालू प्रसाद जी का कहीं नाम नहीं लिया। ये कैसा महागठबंधन बना है मुझे तो अभी तक समझ में ही नहीं आया। चलिए ठीक है, मैं अरुण शौरी जी के सवाल, अरुण शौरी का जवाब, अरुण शौरी जी के सवाल। जी बिल्कुल। देखिए अरुण शौरी जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, मंत्री रह चुके हैं, मंत्री पद पे अच्छा कार्य कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी की महत्वाकांक्षा अंदर से होती है, कभी कभार वो जाग जाती है। और शायद इसी महत्वाकांक्षा के अंतर्गत उन्होंने इस तरह के शब्दों का यूज करा है। आपको याद होगा कि मोदी जी के बारे में अगर लोग बाग ये कहें कि मनमोहन सिंह से भी गए हुए प्राइम मिनिस्टर है तो ये बात कहीं पे हजम होने लायक नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है ना, जो उन्होंने एक बात और कही है कि अर्थव्यवस्था की जो नीति है उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है, ये भी बात जोड़ी है। देखिए मैं अभी महंगाई पे आते हैं तो मैं अगर देखिए आप मोदी जी की तुलना मनमोहन सिंह से करें तो आप अरुण शौरी ने करी है, अरुण शौरी ने करी है, आप ही के नेता, बीजेपी के नेता। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में क्या कहेंगे? वो भी कटाक्ष कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जब महत्वाकांक्षा आदमी के अंदर से जागती है तो उसके बाद उसका जो बोलने का जो अंदर का नजरिया होता है वो कुछ और होता है। आडवाणी ने भी वो आलोचना करेगा ही करेगा। देखिए सुनिए ना, आलोचना करेंगे, आडवाणी जी ने कभी आलोचना नहीं करी, नहीं नसीहत दी है। दूसरी बात, शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी मोदी जी की आलोचना नहीं की। महंगाई पर जब बोलते हैं, दाल पे जब बोलते हैं, अब महंगाई की बात करता हूँ, अब महंगाई की बात करता हूँ। सिर्फ एक दाल को अगर आप छोड़ दें, 499 चीजें ऐसी हैं जिनके दाम कम हुए हैं। चाहे आप तेल ले लीजिए, बोलेंगे कुछ? नहीं, बोलिए। चाहे आप तेल ले लीजिए, चाहे आप चावल ले लीजिए, चाहे आप चीनी ले लीजिए, कमोडिटी के और चीजें ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, और चीजें ले लीजिए। देखिए ये मैं मानता हूँ क्या रेट बढ़े हैं, उसके कई फैक्टर। प्याज की कीमत बढ़ी, प्याज तो सीजनल, सब्जियों की कीमत बढ़ी। ये प्याज सीजनल, प्याज तो सीजन में हर सीजन में बढ़ता है। प्याज की वजह से जो आपकी सरकार गई तो फिर वापस नहीं दिल्ली में। सुनिए, प्याज की जहां तक बात है, प्याज की हर सीजन में कीमत बढ़ती है, ये हर स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है और वो अलग बात है कि आम आदमी पार्टी ने इसका ध्यान नहीं दिया, आपको नहीं समझा। चलिए इस बार भी प्याज की कीमतें बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ दाल तो अरुण शौरी का कहना है अपनी महत्वाकांक्षा के मद्देनजर, आपके कहने के मुताबिक। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा भी इसीलिए कह रहे हैं। चलिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने
काम हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज एक बात जरा ये भी समझाएं हमें कि भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतनी चुनावी सभाओं को संबोधित किया है, वो भी राज्य में विधानसभा चुनावों को। देखिए, कभी आप चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव ले लीजिए, आप चाहे महाराष्ट्र का चुनाव ले लीजिए, जब जनता उनको सुनने आती है, जनता आप देखिए ना, आज की रैली में सारे रिकॉर्ड टूट गए, तीनों रैलियों में रिकॉर्ड टूट गए हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? आपके पास तो और भी लीडर्स है ना। नहीं, जब जनता सुनने आती है तो क्यों ना प्राइम मिनिस्टर अपना जाके बात करे, क्यों ना जनता के साथ सीधा संवाद करे। यही तो मौका होता है चुनाव के टाइम में, जो सीधा संवाद होता है जनता से। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? आपको चर्चा होनी चाहिए, ऐसा नेता इसलिए वो सवाल उठाते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि रैली क्यों ज्यादा हो रही है। अरे रैली ज्यादा आप कर ही नहीं सकते, आप कितनी रैली होंगे ना, इन रैलियों में तो भीड़ थी, उसके हालत खत्म नहीं है। ये तो कहीं से भी कहीं पे भी। चलिए ठीक है, चलिए लालन प्रसाद मैं एक बातें करना चाहूँगा, एक मिनट। देखिए, जहाँ तक नेताओं को पब्लिक को एड्रेस करने में, एक फैक्ट है राजनीति में, जो पॉपुलर नेता होते हैं वो पब्लिक से डायरेक्ट संवाद करते हैं और पब्लिक उनको सुनना चाहती है और जाते हैं। मैंने बहुत लेक्चर्स इंदिरा गांधी के देखे हैं चुनाव में, पंडित नेहरू तक को देखा है, और मैं समझता हूँ कि जितने बड़े बड़े नेता हुए इस देश में जिनको पब्लिक चाहती थी, तो वो नेता भी पब्लिक के पास जाते थे। और दूसरी बात है कि मोदी के बारे में जो ये बात कहा जा रहा है कि क्यों जा रहे हैं चुनाव में, देखिए अभी थोड़े दिन पहले जो महागठबंधन इतना ज्यादा जा रहे हैं, तो जब नहीं जा रहे थे तो क्यों नहीं आ रहे हैं? इस तरह के बात तो खैर बात कहने वाली बात है, सिर्फ नेता का यह हक है कि वो जनता से अपना डायरेक्ट संवाद रख सके, और वो भी ऐसा नेता जो इतना पॉपुलर है कि सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, उसके भाषणों में इतनी पब्लिक आ रही है, उसकी लोकप्रियता तो दिखाती है। लेकिन दिल्ली में भी तो ऐसी भीड़ थी। हाँ, दिल्ली में भीड़ ऐसी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिहार में भी उससे ज्यादा भीड़ है, लेकिन दिल्ली को बिहार से हम समझते हैं कि मिलाना दोनों एक स्तर पर नहीं है। दिल्ली की स्थिति और थी और बिहार की स्थिति और है, और बिहार में जो कुछ हुआ है 25 सालों में, नहीं देखिए राजेश दिल्ली एक डेवलप्ड स्टेट है जी, और बिहार पीछे 25 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ है सब जानते हैं। सबसे गरीब देश है, सबसे गरीब राज्य इस देश का है, पर कैपिटा इनकम सबसे नीचे है, बिजली पानी सड़क हर चीज की जितनी समस्या बिहार में है किसी स्टेट में इंडिया में नहीं है। तो इसलिए बिहार को दिल्ली से मिलाने के वाली बात, अफसोस की बात यह है, बिल्कुल अलग बात है कि विकास का तो मुद्दा ही छूट गया। नहीं, विकास की तो बात ही अब देखिए, वो तो ऐसा हुआ कि इस चुनाव में शुरू में तो विकास का मुद्दा नीतीश जी भी लेकर चले और मोदी जी भी चले, बाद में अनफॉर्चुनेटली दोनों ही उससे धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो गए, अब दोबारा फिर उस पर आ रहे हैं। अभी आप आज का जो मोदी का स्पीच आपने सुना होगा, तो विकास के मुद्दे पर ही था। कल के स्पीच में भी उन्होंने विकास की बात को एम्फसाइज किया, बाकी और चीजों को कम किया। लेकिन चूंकि जो और पार्टियां थी उन्होंने जिस तरह का माहौल बना दिया था, उसमें जवाब देना भी उनको आवश्यक था। और मैं समझता हूँ इसलिए जो तू मैं हुई है पार्टियों के बीच में, इस बीच में चुनाव के बीच में, तो इसमें सिर्फ हम मोदी जी को या किसी XYZ को नहीं कह सकते, ये सबने वही किया। सही कहा आपने, सबने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। जी राजेश यादव, जरा संक्षेप में संजीव निगम के पास भी आए। वाजपेयी जी से उम्मीद थी जो मैंने बात रखी उनका सही जवाब देते, उन्होंने घुमा दी बातें। उन्होंने कह दिया 2 सभाएं करी, वहां से बच्चियों को देखने आए, अच्छी बात है बच्चियों को देखने आए, वो तो अरुण शौरी यही तो कह रहे हैं, अरुण शौरी यही तो कह रहे हैं, अरुण शौरी सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं व्रत रखते हैं। हम तो कहते हैं भरपेट रोटी खाइए, खूब खाइए, लेकिन काम तो करिए सरकार का। जो आपके यहाँ हजारों की तादाद में फाइल पड़ी है उनको तो निपटाइए। ये थोड़ी कहा है कि आप व्रत रखिए, व्रत रख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ी है कि व्रत की आड़ में तुम एक ड्रामा करो कि काम ठप डाल दो सरकार का काम, ठप पड़ने का काम। और जहां तक महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं, इनके एक नेता ने नहीं करा, अरुण शौरी ने कहा, राहुल बजाज जी ने कहा, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, राम जेठमलानी जी ने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सारे ही नेता इतने महत्वाकांक्षी हो गए सारे, तो उनको बाहर निकालो, महत्वाकांक्षी है। तो उनके इधर वरिष्ठ नेता भी कहते हो, अडवाणी साहब को कहते हो कि हमारे पार्टी के वो शीर्ष नेता हैं। और जहां तक मैं तो राजेश यादव थोड़ा सा मैं जोड़ दूं। हाँ।
अरुण शौरी ने जो ये कहा, पहले भी आपसे सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया था, कि मनमोहन सिंह को याद करने लगे हैं। प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका है, जरा इसे हमें डिफाइन करके समझा दें। तो मनमोहन सिंह को लोग याद करने लगे हैं, यानी इसको जरा समझाएं। जी। जिसमें कि मनमोहन सिंह के काम करने का तरीका अलग था, और ये सिर्फ सुर्खियों को, साथ में एक है कि सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। नहीं, ये अंतर है। नहीं, अरुण शौरी ने जो राजेश यादव कहा है, अंतर है। काम इतना नीचे गिर गया है कि मनमोहन सिंह को लोग याद करने लगे। मतलब ये कि मनमोहन सिंह के जमाने में जैसा काम होता था वैसे ही काम अब हो रहा है। यही तो कहने का मतलब है। क्या लालन प्रसाद उन्होंने ये भी कहा है, साथ में आपने देखा हो कि जितनी भी प्रधानमंत्री बने देश के, उससे सबसे कमजोर प्रधानमंत्री एक है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की बात करिए ना, प्रधानमंदी की कहा है, पीओमओ की में एक तो अच्छा जरा ये बताएं राजेश यादव, आप कहते थे कि थोड़ा मामला सिमटा हुआ पीएमओ के इर्द गिर्द है। मैं एक छोटा सा जवाब ये जो अरुण शौरी का बयान है, उसको काफी तोड़ मरोड़ के सामने रखा है। एक सेकंड राजेश यादव, आपकी पार्टी का तर्क हमेशा ये रहा है कि पीएमओ के इर्द गिर्द तमाम चीजें घूम रही हैं। अरुण शौरी ने कहा पीएमओ सबसे कमजोर है, तो आप क्या मानते हैं, अरुण शौरी का वक्तव्य सही या आपका स्टैंड सही? ना, अरुण शौरी ने, हमने कहा, और अरुण शौरी ने देखिए, उन्होंने एक कहा विशेषज्ञ, उन्होंने साथ में ये भी कहा ब्रिजेश मिश्रा का जिक्र करा, आपको ध्यान हो जी, बिल्कुल किया देखा किया ना, वाजपेयी जी के जमाने में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वो थे, वो एक योग्य व्यक्ति थे। यहाँ योग्य व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब चमचागिरी हो रही है। जो काबिल लोग नहीं है, बड़े जिनको जो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, उनको इसलिए काम नहीं दिया गया है, इसलिए वक्तव्य को सही मानते हैं, उनको इसलिए काम नहीं दिया गया है कि वो पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार में जो अधिकारी काम कर रहे थे, योग्य आदमी, 30 सेकंड का जवाब, 30 सेकंड। जी, एक बड़ी पार्टी, एक हेल्दी पार्टी का ये भी निशान, ये भी पहचान है कि उसके अंदर डिसेंट हो सकता है जी, और जो लोग डिसेंट करते हैं अपनी वॉइस उठा सकते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि आपकी इतनी बड़ी नेशनल कांग्रेस पार्टी रही, लेकिन उसके अंदर डिसेंट नहीं होने दिया गया कभी। एक ही आदमी का वर्चस्व रहता था, एक ही परिवार का वर्चस्व बल्कि रहा शुरू से, और कोई खिलाफत उसके अंदर कर नहीं सकता था। लेकिन कम से कम देखिए, नहीं आप बात तो सुनिए ना पहले, नहीं राजेश जी आप बात सुनिए पहले। देखिए आप जो डिसेंट हो रहा है परिवार का, आप बता दीजिए किसका रहा, कब नहीं रहा, आप बताइए कौन सा आप प्रधानमंत्री बताऊं? नहीं क्या प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं वहाँ क्या पावर नहीं थी, बताया। अरे आपके यहाँ तो यादव जी, आपके ये सब्जियां बटोरना छोड़ दीजिए, ये बात नहीं है, इसमें कोई और ये बोल बता रहे हैं, आप इतिहास को नकार नहीं सकते, ठीक है, इतिहास को नकार नहीं सकते। आप लोगों को सही ढंग से पेश किया करो। पार्टी में कहीं डिसेंट होता है तो अच्छी बात है, छोड़ दीजिए, लोग अपनी बात कह सकते हैं। आपको लोग नहीं, आप सुर्खियां तो आप बटोरना चाहते हैं। हमारे यहाँ आपने हमारे 3 उदाहरण दिए, मैं आपको आपके 5 उदाहरण देता हूँ, 5 उदाहरण। संजीव निगम के पास भी आया जाए, थोड़ा सा फिर वापस चले हम लोग बिहार चुनाव के। जी 30 सेकंड आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। संजीव निगम काफी देर से खामोश बैठे हैं। संजीव निगम, दिल्ली में आप कांग्रेस के खिलाफ हैं, बिहार में नीतीश कुमार के साथ हैं, क्या माना जाए, आप कांग्रेस के खिलाफ हैं या साथ हैं? नहीं, देखिए सवाल फिर वही बात आ गई, कांग्रेस, ये नीतीश कुमार आरजेडी का मैंने नहीं पूछा, कांग्रेस का पूछा है। कांग्रेस है, उनके साथ गठबंधन में है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर सवाल ये है कि अगर एक उन लोगों ने कर रखा है तो क्या हम नीतीश को पीछे ढकेल दें? अगर उन्होंने अपने चुनावी समीकरण के लिए जो भी समझौता किया है, ये वो समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं कि किसके साथ लिया है, किसका क्या सहयोग लिया है, क्या लेना पड़ता है। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार का कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा है और प्रशंसनीय रहा है। और आपको ताजी बात, 8 साल को भी आप जोड़ लें, सुनिए जो बीजेपी साथ में थी, सुनिए अभी ताजी बात, कल कुछ पंक्तियों के माध्यम से जो है नीतीश कुमार जी कह रहे थे, बताया कि साहब वो गुजरात से एक शख्स आया था, उसको हवा का झोंका आया था, हवा का झोंका आया था, कहा कि आंधी में बदल जाएगा। आप बताइए, लोग काला धन लाएंगे और उसको ढूंढ रहा है, तो सवाल ये है कि वो
जो ढूंढ रहे हैं, जो 1.5 साल में नहीं ढूंढ पाए। तो केजरीवाल आखिर बिहार क्यों नहीं जा रहे हैं? प्रचार प्रसार भी तो कर देना चाहिए ना, सिर्फ कहने से क्या होता है? अगर हमदर्दी है, आपको लगता है हमदर्दी है तो इसीलिए तो जाना चाहिए था, क्यों नहीं जा रहे? इसीलिए तो उन्होंने तो जा क्यों नहीं रहे? जाना चाहिए था ना प्रचार करने के लिए। अगर गठबंधन होता तो जरूर जाते, गठबंधन अगर होता पार्टी के साथ तो जरूर जाते, दूसरे नेता भी जाता है। तो बड़ी अजीब बात है, गठबंधन भी नहीं है, सपोर्ट भी कर रहे हैं। सपोर्ट करने का मतलब भाई पहले से खुल करके कर रहे हैं, शुरू से बता रहे हैं कि जो काम करने का तौर तरीका रहा है नीतीश बाबू का, वो बहुत ही सराहनीय रहा है, वो पसंद आ रहा है। सिर्फ इसी लहजे पर उनको बताया जा रहा है कि जो लोग हैं बिहार में वो नीतीश कुमार जी को वोट दें और नीतीश कुमार जी को एक बार और मौका दें। और राम जेठमलानी ने तो कहा था कि हम तो इनका सहयोग देकर के बहुत बुरा फंस गए, बहुत गलत सहयोग दिया। उस पर बात हो चुकी है, राम जेठमलानी के बारे में कह दिया, राजेश यादव ने कह दिया है। देखिए मैं 30 सेकंड ललन प्रसाद आपके पास आ 30 सेकंड में जल्दी से निपटा लें। यादव जी ने भी बड़े नाम गिना दिए, शौरी जी का मंत्री थे। मैं कल की बात बताता हूं, इनके माखनलाल फोतेदार एक नेता होते थे जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं और कांग्रेस के इंदिरा गांधी जी के बहुत करीबी थे। उन्होंने कल सार्वजनिक तौर पे बोला है कि राहुल गांधी जी देश को सर्वमान्य नेता नहीं है, उनको अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। इस पे जरा विचार करिए। हमारे शौरी जी ने क्या बोला, शौरी जी ने किस उसको बोला, हम विचार करेंगे उसको तोड़ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। इनकी बात राहुल गांधी जी क्या बोला है कल? आप फैजी जी बताइए कोई तत्व इनका पेश करने का। उन्होंने कहा संगठन में ये सरकार का देश का काम का देश लुट रहा है, पार्टी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए, देश लुट रहा है, देश में कामकाज नहीं हो रहा है, सारे कामकाज देश के चल रहे हैं, व्यापक जैसे घोटाले होते हैं आप चुप रहते हैं, आपके टाइम में कोई लोग मर जाते हैं आप चुप रहते हैं, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया लेकर इंडोनेशिया में पकड़ा गया, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की इंफॉर्मेशन इंडोनेशिया में पकड़ा गया। ये सब कहानी चलिए उसमें नहीं जाना है, चलिए उसमें नहीं जाना। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के चक्कर में भी नहीं पड़ना। जी बिल्कुल, 6,000 करोड़ देश का पैसा विदेश गया कि नहीं गया? चुनाव का मसला से लाने के पैसे। चलिए हम फिर वापस थोड़ा सा चुनाव। अरे राजेश आपके माँ बेटे हो गया इंडिया में, आप देखिए हाई कोर्ट में केस चल रहा है। आज के मसले की बात करिए। प्रधानमंत्री ललन प्रसाद एक मिनट, राजेश यादव, मुकेश वाद, ललन प्रसाद वापस अगर बिहार चुनाव पे चलें, लालू यादव के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं, जंगल राज है और ये है वो है, जो विरोधी पार्टियों का कर्तव्य है वो निभाते हैं। लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि लालू यादव की जब सरकार बनी थी तो दबे कुचले लोगों को आवाज मिली थी? इससे शायद ही कोई इनकार करे, फिर उस बात के बारे में क्यों नहीं चर्चा होती? हाँ देखिए, ये बात तो सच है कि लालू पहले नेता हैं बिहार के जिन्होंने एक पिछड़े समुदाय की बात आगे उठाई और उनको बहुत आगे तक भी ले आए, इसमें संदेह नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है कि 2-1 जातियों को छोड़कर बाकी और जातियों पर उनका ध्यान उतना नहीं रहा और आज भी वही स्थिति है। और कई बार अपने भाषणों में कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही थी इस बार भी चुनाव में कि जिससे उनका जो पक्ष है जाति विशेष पर वो सामने नजर आता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होती, हो सकती है कि बिहार को एक नए रास्ते पर लाने का काम लालू ने शुरू किया था। जी बिल्कुल। बाद में लालू की स्थिति खराब हुई, उनकी अपनी गलती से जो भ्रष्टाचार हुए शासन में, प्रशासन में जो कमजोरी आ गई, उसकी वजह से गिरे। वक्त कम है हमारे पास। हाँ, लेकिन यह है कि लालू का अभी भी बिहार में बिहार के बहुत से कोनों में कहूँगा दबदबा है। लोग उनको उनकी तारीफ करते हैं जैसे उन्होंने काम शुरू किया। ये बात और है कि बहुत सारे फेलियर्स भी हैं, असफलताएं रही, सबके साथ उनके साथ रही हैं, सबके साथ। तो इसीलिए जो लालू के बच्चे हैं या लालू के जो खास लोग हैं, तो इसमें कोई समझने की चुनाव जीत जाएंगे। राजेश यादव, वक्त बहुत कम है, हम चाहेंगे कि अंतिम प्रतिक्रिया के तौर पर आप लोगों से कुछ जान लें। तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? 2 चरण का चुनाव हो चुका है, महागठबंधन को कितनी सीटें आप आंक रहे हैं? महागठबंधन को जो अभी जो है 50 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 50 में 40 सीट महागठबंधन को मिलने जा रही हैं। और आप देखिए देश में संक्षेप में, हाँ, देश में जितने भी जो वायदे करे प्रधानमंत्री ने, लोगों की समझ में आ गया है। दाल का जो छापे पड़े, सबसे ज्यादा दाल जो है आधे से ज्यादा
जो है महाराष्ट्र में पकड़ी गई। मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे वहां के। चलिए मुकेश वाजपेयी, चलिए मुकेश वाजपेयी, दाल बड़ा मुद्दा रहा, दाल की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है, इसका आकलन आप खुद कर रहे होंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप क्या देख रहे हैं, ये जो तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, 2 चरण का हो चुका है, अमित शाह ने कहा है कि इसे हम रेफरेंडम नहीं मानेंगे, मोदी सरकार के बारे में क्या माना जाए? ये तो नीति अमित शाह का ये बयान क्या दर्शाता है? ये तो फैक्ट है ना। देखिए जो शासन कर रहा है इस समय, उसको दोबारा से शासन करने दिया जाना चाहिए। इसके लिए जनता चुनेगी, इसमें मोदी सरकार के थोड़ी को लेना देना है। मैं दूसरी बात कहता हूं, जो आज मोदी जी ने 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है कि हम जो संकल्प दोहराया 6 सूत्री कार्यक्रम, उसके बाद आप देखेंगे कल 50 में से 48 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। चलिए 10 वो हार रहे हैं, 2 आप हार रहे हैं, मतलब कि सब जीत ही रहा है। जी संजीव निगम, क्या देख रहे हैं आपको? कुल चुनाव को देख लें, 2 चरण बाकी भी है, बल्कि 3 चरण, तीसरा तो कल होना ही है, यानी कि 28 तारीख को होना है। प्रधानमंत्री महोदय की भाषा शैली से भी आपत्ति हुई है, खासतौर से अभी कल ही की जो उन्होंने कहा था कि जो है लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को चुनाव सेट करना चाह रहे थे, तो उनकी भाषा शैली से भी लोगों का आपत्ति, क्योंकि वो जाने जाते हैं कि बड़ी स्पष्ट वक्ता में इस तरीके की आप भाषा शैली इस्तेमाल करें। नहीं, तो आप उसका जवाब दिया ना मीसा भारती ने, क्या गलत बोल दिया था मैं बता दो रहा हूँ ना। उन्होंने भाई अपने घर परिवार में देखे। संजीव निगम एक लाइन में जवाब दे दें, क्या महागठबंधन सरकार बनती देखना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो स्पष्ट बन रही है, देखना क्या चाहने वाली भाई, वो ललन प्रसाद संक्षेप में हुई थी, उससे बदतमीजी होगी इनकी वहां। ललन प्रसाद एक चीज जोड़ता चलूं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के राजनेता चाहे जो कुछ वो बोले, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, अगर वो इस तरह की बात बोलते हैं उस पर आपत्ति होती है, क्या कहें? ये तो बात ठीक है कि प्रधानमंत्री को भी अपने ऊपर संयम रखना चाहिए जी। और कई बार वो भी ऐसी बात कह गए, जैसे वो डीएनए वाला बात कह दिया उन्होंने शुरू में, तो इस तरह की जो कंट्रोवर्सी उठी उससे इमेज में उनके फर्क पड़ा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, बिहार की जो ओवरऑल स्थिति है और ये जो 50 सीटें हैं, मैं समझता हूँ कि अभी तक बीजेपी बढ़त में है, मेरा अपना अंदाज है। अभी तक इस तीसरे चरण की बात कर रहे हैं या पूरे की बात कर रहे हैं आप? तीसरे चरण में बीजेपी का अगर आकलन करके आप बता। पूरे आकलन में अभी बहुत निश्चित तो नहीं कहा सकता, लेकिन दोनों पार्टियों की स्थिति लगभग बराबर जैसी। चलिए ठीक है, जाहिर सी बात है डावाडोल पोजीशन है। देखने वाली बात ये होती है कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज लाइन में बस इतना ही। 8 नवंबर का इंतजार कीजिए।